नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं राहुल डबास और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश हिमाचल की रिपोर्ट कार्ड में, जहां पर हम आपको जिलेवार विधानसभा क्षेत्रों की हर एक जानकारी देते हैं और बताते हैं कि पब्लिक आने वाले विधानसभा चुनाव में किस दल को कितने मार्क्स देने वाली है। और इस बार हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट कार्ड कांगड़ा की। कांगड़ा की बात करें तो सबसे पहले इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कांगड़ा के उत्तरी इलाके में शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग, जिसके बारे में बताया जाता है तकरीबन 3000 साल पुराना है। और उसकी शिवलिंग की बात करें तो वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम कांगड़ा के दक्षिण में नजर डालें तो दक्षिण की बात करें तो वहां पर देवी का मंदिर है। वो देवी का मंदिर बृजेश्वरी देवी का मंदिर, जो 52 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हालांकि इस मंदिर का इतिहास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 10वीं शताब्दी में इसे मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। उसके बाद 1905 में आए भूकंप में तबाह हुआ था। हालांकि 1920 में अंग्रेजों के कार्यकाल में ही इसका दोबारा से नवनिर्माण किया गया था। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जिसे आज कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, पहले इसे जाना जाता था नगरकोट के नाम से। जी हाँ, ये बात है महाभारत काल की, जब 20वीं 21वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, उससे बहुत पहले संसार चंद नामक राजा हुआ करते थे जो कांगड़ा में राज करते थे। उनके बाद ही प्राचीन का कांगड़ा किला बन गया। अगर इसके भूगोल के बारे में बात की जाए तो कांगड़ा जिले के बारे में कहा जाता है कि 80% से लेकर 85% जो यहाँ की भूमि है वो पर्वतीय है। लेकिन उसके बावजूद कांगड़ा के दक्षिण से व्यास और सतलुज नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से, उसकी सिंचाई की वजह से यहाँ पर चाय, चावल और साथ में बात कर ली जाए फलों की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके पास का अगर बड़ा रेलवे स्टेशन देखा जाए तो 90 किलोमीटर दूर पठानकोट का स्टेशन है, जहाँ से यहाँ पर नैरो गेज की लाइन पहुँचती है कांगड़ा के लिए। लेकिन उस लाइन की भी अपनी त्रासदियाँ हैं, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर कांगड़ा के राजनीतिक इतिहास की बात करें, सियासी पृष्ठभूमि की बात करें, तो कांगड़ा के लिए कहा जाता है कि शांता कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, वो मंत्री यहीं से ही आते थे, उनका गढ़ माना जाता है। कांगड़ा के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर 5वां हिमाचल वासी कांगड़ा का निवासी है, क्योंकि यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर 56 लाख आबादी मानी जाए पूरे प्रदेश की, तो उनमें से हर 5वां शख्स कांगड़ा का रहने वाला होगा। तो निश्चित तौर पे कांगड़ा का अपना राजनीतिक महत्व है। कांगड़ा का महत्व इस बात से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शांता कुमार के जाने के बाद, मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद और धूमिल सरकार के आने के बाद माना जाता है कि कांगड़ा को 4 भागों में बांटने की बात चल रही है। ये एक तरीके से रंजिश देखी जाती है शांता कुमार और प्रेम प्रकाश धूमिल को लेकर। धूमिल सरकार नहीं चाहती कि कांगड़ा इतना बड़ा जिला एक साथ रहे। अगर इसकी आबादी के बारे में बात कर ले तो तकरीबन 90,000 की इसकी आबादी है, जिसमें से 72,000 सीधे मतदाता हैं। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ कांगड़ा में कुल 16 विधानसभा क्षेत्र हैं और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 55 पंचायतें हैं, जहां पर भी ज्यादातर पंचायतों में बीजेपी का ही शासन रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के यहाँ के विधायक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, संजय चौधरी जी। संजय चौधरी जी, आपका स्वागत है हिमाचल की रिपोर्ट कार्ड में। आज हम बात कर रहे हैं कांगड़ा की। आप अपनी पार्टी को कितने नंबर देना चाहेंगे? पिछले 5 सालों में आपकी धूमिल सरकार रही, आप यहाँ से विधायक रहे, कितना विकास हुआ है कांगड़ा में? कांगड़ा में काफी विकास हुआ है। अगर हम पिछले इतिहास की ओर देखें जी, तो आज तक जितना विकास हुआ है कांगड़ा में, इतना पहले कभी नहीं हुआ था जी। हाँ, हम अगर रोड की बात करें तो हमारा जो है वो 50 करोड़ से ऊपर जो है वो रोड पे खर्च हो रहा है जी, जो आजकल माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमा धूमिल जी के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है जी। पानी की समस्या को लेकर 200 के करीब हमारी जो विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा में है वहाँ हैंडपंप लगा दिए गए हैं। साथ में और भी हमारी कई पेयजल योजना जो है वो वहाँ पे जो है वो निर्माणाधीन है, जिसका बहुत जल्दी उद्घाटन भी होने जा रहा है जी। इस तरह से अगर हम बाकी और क्षेत्र देखें, जैसे हमारी सामाजिक कल्याण की बात करें
तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। हमारे जैसे बेटी है अनमोल जी, एक बहुत बढ़िया महिलाओं के लिए है, और बाकी पंचायती राज संस्थान में और सानीन गांव में भी महिलाओं को 50 आरक्षण दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है वो 200 से बढ़ाकर 400 कर दी है। दिहाड़ी की बात है, मजदूर की दिहाड़ी की बात है, वो देखिए आप पहले 75 रुपये हुआ करती थी। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभाली तब से इस आज तक जो है वो इसमें काफी इजाफा हुआ है। जी संजय जी, अगर आपका कहना है कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है तो उसके बाद सियासी रूप से ये सवाल क्यों खड़ा किया जाता है कि जब शांता कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, धूमिल सरकार आई तो कांगड़ा को 4 भागों में बांटने की बात आ रही है, और ये इसीलिए आ रही है ताकि शांता कुमार का गढ़ ना रहे कांगड़ा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, इसको सियासी तौर से देखा जा रहा है, लेकिन अगर मैं समझूंगा, अगर आप जो हमारा तलवाड़ा टेरिस में जो हमारा यहाँ का नागरिक रह रहा है, अगर उससे पूछा जाए तो वो कहेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनना जरूरी है कि नहीं, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट बनना जरूरी है कि नहीं। अगर आप बैनाथ को पूछे, जो बैनाथ में दूर जाके क्षेत्र में हमारा कोई नागरिक रह रहा है, उससे पूछा जाए कि हमारा पालमपुर बनना जरूरी है कि नहीं, इस तरह से, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए जी तो जी संजय जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काकू जी, आप बताइए, आप किस मामले में सवाल उठाना चाहेंगे संजय चौधरी के ऊपर और धूमिल सरकार के ऊपर? क्या उनका विकास पर्याप्त है जिले के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 4.5 साल बिल्कुल निकल गए सरकार के जी, और बिना विकास के हवाई बातों में, दिन में सपने देखने वाली बात, कुंभकर्णी नींद सोने वाली बात जी, कान में जून तक नहीं रहेंगी। लोग विकास के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, किसान जी। सुरेंद्र जी, आप कोई 2-3 पॉइंट गिना सकते हैं जहां पर जो वादा किया था धूमिल सरकार ने और वहां के विधायक संजय ने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ हो? विधायक संजय जी, ऐसी बात है कि इन्होंने चुनाव लड़ा बसपा के पार्टी के नाम के ऊपर जी। इन्होंने बसपा के टिकट के ऊपर जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी और मैं यूपी से करोड़ों रुपया विकास के लिए लेके आऊंगा, रोजगार लेके आऊंगा, कारखाने लेके आऊंगा, बेरोजगारों को मैं नौकरियां दूंगा जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने अपना मतलब साधा जी और दल बदल किया, और बसपा के जिस पार्टी से जीत करके आए, जहां पे इन्होंने जो वादे किए थे, एक भी वादा जी। सुरेंद्र जी, आपका कहना है कि वादों से मुकर गए वहां के स्थानीय विधायक, लेकिन अगर विकास की बात करें तो 1983 से लेके अभी तक पठानकोट से कांगड़ा का जो नैरो गेज का रेलवे मार्ग है उसके लिए कोई नया इंजन नहीं आया है। केंद्र में तो आपकी सरकार है, रेल मंत्री की बात कर तो आपके कोलेशन के मंत्री है, टीएमसी कोटे से आते हैं, मुकुल रॉय हैं, तो उसके बावजूद कांगड़ा और पठानकोट रेल मार्ग के लिए अगर पिछले 29 सालों में एक नया इंजन नहीं आ पाता है, मुसाफिर बहुत परेशान रहते हैं, इसके लिए आप किस पे दोष डालना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, हमारी यहाँ पे चंद्रेश कुमारी जी एमपी रही, हमारे सत महाजन जी एमपी रहे जी, हमारे चंद्र कुमार जी एमपी रहे। इन सभी ने मिलकर के यहाँ पे पार्टी के लिए जो है ब्रॉडगेज लाइन के लिए जो है बराबर आवाज उठाते रहे और इसका ध्यानाकर्षण पूरा पार्लियामेंट में करते रहे। लेकिन इसमें जो ये एमपी आए, चंद्र कुमार जी भी आए जी, जिन्होंने जहाँ पे कांगड़ा के अंदर निफट लेकर के आए जी, फैशन डिजाइनिंग, नेशनल फैशन डिजाइनिंग सेंटर लेकर के आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आए, मंडी में आईआईटी लेकर के आए जी, इस तरह से अपना धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आए, इस तरह से मनरेगा जैसी जी। सुरेंद्र जी, आपका कहना है कि सवाल उठाए जाते हैं दिल्ली की संसद में भी, लेकिन सवालों से, सिर्फ सवाल उठाने से सरोकार जनता का नहीं सकता। 29 साल हो गए हैं, बहुत वक्त गुजर गया है। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आपके ऊपर आरोप लगाया, सुरेंद्र जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप दल बदल करके राजनीति में रह रहे हैं, पहले बसपा के साथ थे, हाथी का दामन छोड़ के आपने कमल का दामन थाम लिया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि बनता है जी, वो समाज की भलाई के लिए और विकास के लिए बनता है, और ये आम जनता जानती है कि बीएसपी में रहकर मैं लोगों के काम नहीं करवा सकता था जी,
और इस तरह से मेरी एक सीट निकली थी और मैंने देखा कि कामों में कुछ अड़चन आ रही है, इसलिए मुझे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मैंने दामन थामा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि जैसे आज सुरेंद्र काकू जी अभी इन्होंने कहा कि निफ्ट इनके द्वारा लाया गया है, तो जब पहले इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं निफ्ट आया? और सुनो मेरी बात, जब यहाँ का 550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, और हमारी सरकार ने 60 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के बजट से जो है वो काम उसका हो रहा है, बाकी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है। इसके लिए जगह मुहैया कराई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए जी। और क्योंकि ये पूरी तरह से जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्न के बावजूद यहाँ पे उसका जो है वो खुली है। इससे पहले संजय जी, आपका कहना यह है कि भाजपा सरकार, धूमिल सरकार तो विकास चाहती है, लेकिन कांग्रेस की केंद्र सरकार का हाथ उनका साथ नहीं देते। लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, आप ही के यहाँ से जिले से सांसद है सुशांत राजन जी, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है बीजेपी के अंदर, प्रदेश सरकार के अंदर। इसको लेके वो आवाज बुलंद करते आए हैं। उनकी नितिन गडकरी जो आपके अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के पास भी पैसा तो है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल विल की कहीं कमी रह जाती है, तभी आपके सांसद ही आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जब आवाज उठाना तो किसी का भी हक है, लेकिन उसको प्रूव करना वो सबसे बड़ी बात है। आज तक ये हल्ला करते आए, लेकिन प्रूव कहाँ किए कि कहाँ गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में फंसी हुई है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार बोलते हैं कि आप बताएं कहाँ ऐसी कोई गलती हुई है, आप बताएं हमें, कोई आपके पास प्रूफ है, कोई कुछ ऐसा लगता है आपको कि भ्रष्टाचार सरकार भ्रष्टाचार में फंसी हुई है तो उसको बताएं। ये तो बिना मतलब की बात है किसी को बदनाम करने की। इससे पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो जैसे मेजर बेसिक मनकोटिया ने भी अपने सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और उन्होंने तो प्रूफ भी ला दिया था सीडी कार्ड का, वो सामने रख दिया था जी। तो भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस ज्यादा संतृप्त रही है, तो खुद बदनाम और दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए, मतलब दोनों के शीशे के घर हो सकते हैं, लेकिन आपका घर ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि ठीक है, आरोप लगाने से कोई बड़ा अंतर नहीं आता जब तक सबूत नहीं है। लेकिन अगर हिमाचल बीजेपी की बात की जाए तो हिमाचल लोकहित पार्टी का जन्म तो बीजेपी नेताओं की वजह से ही हुआ है। वो आरोप लगाते थे, लेकिन हालाकमान ने आपकी सुना नहीं तो पार्टी अलग बना ली गई। तो कम से कम बीजेपी का नुकसान तो हो ही रहा है प्रदेश के अंदर और कांगड़ा जिले के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी में आना जाना लगा रहता है। अगर यहाँ कोई तोड़ के गए तो 20 की भी तोड़ के बीजेपी में आए हैं, उसका भी तो फायदा होगा जी। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी है। सुरेंद्र जी, आप बताइए, उनका कहना है, संजय जी का कहना है कि भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में भी थे, आपके नेताओं ने सबूत दिए लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। और उनका साफ साफ आरोप है, सिरे से आरोप है धूमिल सरकार के विधायक का, उनके प्रतिनिधि का, कि केंद्र सरकार यानी दिल्ली की सरकार शिमला और कांगड़ा के लिए धन भेजती नहीं है, तो विकास कैसे किया जाए? पहले इनसे पूछिए विधायक जी से जी, जब आपने बसपा पार्टी के नाम के ऊपर, टिकट के ऊपर आपने चुनाव लड़ा तो आपने भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे जी। उसको इन्होंने भ्रष्टाचारी पार्टी कहा था, इन्होंने विनाशकारी पार्टी कहा था जी। और बसपा को इन्होंने एक बहुत बढ़िया पार्टी कहा था, धुली हुई पार्टी कहा था जी। और इनसे ये पूछिए कि ये कहते हैं कि मैं सपा में रह के विकास नहीं करवा सकता था। इनसे पूछिए जो इंडिपेंडेंट पार्टी के दूसरी पार्टी को जीत करके आए विधायक, क्या वो उन्होंने सपा में जाकर के विकास करवाया? क्या वो इंडिपेंडेंट आजाद रहकर? जी संजय जी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे सुरेंद्र जी के बात के ऊपर कि अगर विकास कराना था अपने दल में भी रहते हुए हो सकता था, इसके लिए दल और विचारधारा बदलने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनिए। हाँ जी। ये मेरा नैतिक अधिकार है जी, मैं कहाँ रहूं कहाँ ना रहूं, ठीक है। जो मुझे पार्टी अच्छी नहीं लगती है मैं उसको छोड़ के चला गया, लेकिन इनको पूछे कि आपको इसमें क्या तकलीफ हो रही है। अगर मैं बीजेपी से बीजेपी में आ गया तो इसमें इनको इसके बारे में क्यों कमेंट करना है? अपने विकास के बारे में बताएं कि उन्होंने विकास आज तक सुनो, सीवरेज की स्कीम जो इनके द्वारा चलाई गई थी सारे के सारा द्वारा इसका टेंडर हो रहा है कांगड़ा में। जी संजय जी, मैं समझ पा रहा हूँ सियासी रहनुमाओं की, राजनेताओं का हृदय परिवर्तन आमतौर पर होता रहता है, लेकिन अगर विकास की बात कर ली जाए, जो कांगड़ा शहर है वहां पर पेयजल को लेके बहुत समस्याएं हैं।
पर्यटन उद्योग बहुत कम है और रोजगार के साधन बहुत कम है। और साथ में अगर ऐतिहासिक महत्व देखें तो बड़ा कांगड़ा माता का मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो पेयजल, रोजगार और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए आपके पास क्या एजेंडा है एग्जाम यानी चुनाव में जाने से पहले? मैं आपको आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा जी कि अभी हाल ही में 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पेयजल योजना का शिलान्यास जो है वो कांगड़ा में किया है। और इस 11 करोड़ 83 लाख की ये बहुत बड़ी पेयजल योजना जो है वो शहर के लिए जो है वो जिसका प्रावधान किया है, जिसका शिलान्यास हो गया है। जी संजय जी, मैं उस योजना को पढ़ रहा था। 30 करोड़ की योजना है, 17 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सिर्फ पेयजल के लिए, 3 करोड़ रुपए हाईवे के लिए भी दिए जाएंगे, 7 करोड़ से एक डिग्री कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। लेकिन वो योजना का उद्घाटन या उसकी नींव 5 मार्च को रखी गई है। क्यों चुनाव के आसपास आते हुए ही नई योजनाओं के ऐलान करने की नौबत आती है, जरूरत पड़ती है? नहीं, अभी तो साल भर था इसके लिए। और आपको पता है जब कोई काम जैसे नबार्ड में MLA प्रोटी में जिस योजना को डाला जाता है जी, जब उसमें स्वीकृति में कुछ समय लगता है, सारी फॉर्मेलिटीज के बाद ही जो सैंक्शन जब फाइनल स्वीकृति मिल जाती है तभी उसका शिलान्यास होता है। ऐसे बिना वजह से शिलान्यास नहीं होती कभी भी। जी संजय जी, आपने अपनी बात रखी, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। आपने अपनी बात रखी, आपने बताया किस तरह से कमल ने विकास किया है, कांगड़ा में भाजपा ने कैसे विकास किया है, और आप किस आधार पे नंबर मांगते हैं जनता से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, आपकी सरकार अगर आ जाती है तो आपके एजेंडा में कौन सी 3 बातें होंगी कांगड़ा के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे पहले ये देखिए, जो कांगड़ा का विकास के लिए मैं पैसा लेकर के आया था। जी हेलो जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जो कांगड़ा विकास के लिए मैं सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, खेतों के लिए, जो जिस क्षेत्र में मैं पैसा लेकर के आया था, जहाँ पे मैं छोड़ करके गया वहीं पे सारा विकास रुक गया। जी, सबसे प्रथम तो आकर के उन जो विकास रुके हुए हैं उसको काम चलाना। जी, और एक योजना जो आप 100 दिनों में पूरी कर दे जनता के लिए, विधानसभा की जनता के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ ऐलान करना चाहेंगे? कि कांगड़ा की हमारी जो सीवरेज योजना जो 14 करोड़ रुपए की जो मैं लेकर के आया था, जब हमारी सरकार बदल गई वो योजना वहीं के वहीं रुक गई। जी, आगे काम बिल्कुल नहीं चला वहां उसके ऊपर। जी, जो मेरी विकास की योजनाएं लेकर के आया था, सड़कें, जो रास्ते, अपना सिंचाई के लिए, पीने के लिए, स्कूलों के लिए, पुलों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, जो पैसा मैं लेकर के आया जी, वो विकास वहीं पे रुक गया, वही सड़कें रुक गई। जी सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी का साफ तौर पे कहना है कि जहां पर विकास का पहिया रुक गया, कांग्रेस आती है, अगर उन्हें आम आदमी का साथ मिल जाता है हाथ को, तो विकास आगे बढ़ाया जाएगा। और खबरें अभी तक में उन्होंने कहा कि 100 दिनों के अंदर कम से कम शहर की सीवर व्यवस्था को जरूर ठीक किया जाएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हिमाचल के रिपोर्ट कार्ड में। आज हम बात कर रहे हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की, लेकिन जब भी रिपोर्ट कार्ड की बात की जाती है, नंबरों के बारे में बात की जाती है, तो कांग्रेस, बीजेपी या क्षेत्रीय दल अपने अपने नंबर जरूर गिनाते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स क्या चाहते हैं, यानी जो परीक्षा में पास करने के लिए जनता क्या चाहती है, आइए सुनते हैं जनता की आवाज, जनता की जुबानी, वहां की जनता क्या चाहती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल का, जिसने लोगों की समस्याओं को उजागर किया है, करने की मुहिम छेड़ी है। जो है मतलब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो है आउटसोर्सिंग के बेस पे मतलब अपॉइंटमेंट कर रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 7-8 साल से वर्किंग कर रहे हैं लोग, और उनकी ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से ये जो आउटसोर्सिंग बंद की जाए। कुछ एक समस्याएं जो सभी को फेस करनी पड़ रही हैं, उनमें सबसे पहली तो ये है कि पानी की समस्या है। तो लोगों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं होता, तो सरकारी सौर ध्यान दे। कोई काम हम बिना अपने आराम से कर नहीं सकते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, जिनको हम बाहर खेलने तक के लिए नहीं भेज सकते हैं। जब भी जो खेलने जाते हैं तो जहाँ हम कोई बड़ा साथ में हो, क्योंकि हमेशा बंदरों का भय रहता है कि पता नहीं कब वो किस बच्चे पे अटैक कर दें।
चलिए, आपने सुना कि जनता के बोल क्या है, वो किस आधार पे मतदान करेंगे। जिस पत्रकार ने, हमारे संवाददाता ने जनता की राय ली, हम सीधा उनके पास चलते हैं। चंदन जी, आपसे सीधा सा सवाल कि वहां पे पर्यटन उद्योग पनप नहीं पा रहा है, रोजगार के साधन कम है और इतना बड़ा तीर्थ स्थान होने के बावजूद तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा की कमी है। आप क्या कहेंगे, सबसे बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए? सर, विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज की सरकार। जी, सरकार ऐसी हो गई है कि लोगों की आवाज तक सुनने के लिए वो नहीं है, सभी अपने अपने गुणगान गा रहे हैं। जी, तो ऐसा लग रहा है कि लोगों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। वो ना तो कुछ भाजपा पे है, ना तो कुछ कांग्रेस पे है। जी, बेरोजगारों का मानना है कि उनकी तो वही है कि सरकार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है। जी, हम एक तरफ पर्यटक नगरी की तरफ चले तो कहने को तो कांगड़ा मंदिर धार्मिक स्थल है जी, पर यहाँ पे गंदगी का माहौल इतना रहता है कि लोगों को खुद का गंदगी उठानी पड़ जाती है। यहाँ की जो नगर परिषद और जी चंदन, अगर आपकी बात माने तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नंबर नहीं देना चाहती रिपोर्ट कार्ड में जनता। लेकिन अगर विकास की बात कर लिया जाए, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है, पठानकोट से नए इंजन नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि 6-7 इंजनों की डिमांड अभी की गई है, देखते हैं औपचारिकताएं क्या होती है। धूमिल सरकार शिमला में बीजेपी की है, लेकिन वो शांता कुमार के गढ़ को तोड़ने में दार लगी हुई है, 3-4 हिस्सों में कांगड़ा जिले के विभाजन करने के लिए। और कांगड़ा के जो सांसद है सुशांत, वो साफ तौर पे कहते हैं कि प्रदेश सरकार में भय और भ्रष्टाचार का भूत बहुत ज्यादा नजर आता है। अगर दोनों ऑप्शन ही जनता के पास नहीं तो जनता किसे चुनेगी? सर, अब आने वाली सरकार, जनता तो यही सोच रही है कि आने वाली सरकार उसी को चुना जाए जो जनहित में रहकर कार्य करे। जी, और वो बट कुछ खामियां जनता में भी हैं जो कि कुछ ऐसे हैं जो व्यक्तिगत नाम पर भी वोट देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वोट देने का मतलब भी नहीं है पता कई लोगों को। जी, चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की जा रही है, चाहे राज्य चुनाव आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, कि इस बार ज्यादा मतदान हो, कम से कम अच्छे चेहरों को चुना जाए। और क्या यहाँ पर देश की तरह महंगाई, भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं और साथ में अन्ना फैक्टर और बाबा रामदेव फैक्टर, कहीं कोई पहुंच बना पाए हैं वहां की जनता में? सर, अन्ना हजारे की जो चली थी मुहिम लोकजन के पास लेकर, बट अन्ना की मुहिम भी थोड़ी ठंडी पड़ गई है यहाँ कांगड़ा में। यहाँ कांगड़ा में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि लोगों को भ्रष्टाचार जीवन में ही जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। जी, तो लोग हर तरफ से पॉलिटिशियन से परेशान आ चुके हैं। लोग यहाँ पे सड़कों पर भी उतरे। आप यहीं पर ले लें, सफाई कर्मचारी कुछ भी हैं, जो भी हैं, उनके साथ बिहेव नहीं, अच्छा आचार व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जी, तो आने वाले सरकार विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता कि लोग किसकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जी चंदन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसा नहीं है यहाँ की जनता विकास नहीं चाहती। कांगड़ा ही वो जिला है जो 1905 के भूकंप में पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन उसके बावजूद विकास के नए पैमाने, नए स्तंभ रखे कांगड़ा की जनता ने। और कांगड़ा के साथ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है जो मोहम्मद गजनवी ने लूटा। 1905 में टूट गया, लेकिन 1920 में दोबारा बनाया गया। और जब हमारे सूरत हाल ऐसे हो, सियासी सूरत हाल ऐसे हो कि कांग्रेस और बीजेपी, जैसे हमारे स्थानीय संवाददाता ने कहा, दोनों के पास जाना वहां की जनता गवारा नहीं करती, तो जब हमारे राजनेता ऐसे होंगे तो एक बस शक्तिपीठ देवी दुर्गा का ही आसरा बसता है। आप हमारे साथ जुड़े, सबका शुक्रिया। अगले दिन फिर एक नई विधानसभा क्षेत्र के साथ हिमाचल की रिपोर्ट कार्ड के बाद साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।